Right, so let's start the questions first of all. Just a second. Okay, everyone. We are going to talk about aerobic cellular respiration, or specifically for glucose. Now, अब एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन अगर डिफाइन करते हैं तो हमने पढ़ा यहाँ पर कि हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करेंगे, हम कंप्लीट ब्रेक डाउन करेंगे इसका, राइट, ग्लूकोज का, दैट इज CO2 की फॉर्मेशन करेंगे एंड देन वी विल गो फॉर द होल प्रोसेस, राइट, पूरा प्रोसेस देखेंगे. अब इसी में ही बचा जो मोस्ट कॉमनली क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, राइट, और जहां पर आप फंसते हो, राइट, तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट. व्हाट विल बी दी, और मुझे आंसर फटाफट चाहिए सबका. Number of ATP produced if one molecule of pyruvate is given as respiratory substrate. Quickly. Total number of ATP you have to cover, right, for one molecule of pyruvate given as respiratory substrate. कितने होंगे numbers? ATP के count क्या आएगा? That you are going to tell me. Process बनाओ, pathway बनाओ. 34. Ma'am, 14. 14. Okay. Any other response? 15. 15. Fine. और क्या है कौन response? 19. 19. Okay. Ma'am, 18. 18. Fine. 18. 18. Okay. Now see guys, if pyruvate is given to us, right, तो हम कहाँ से प्रोसेस स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले तो मुझे बताओ, अगर पायरुवेट दे रखा है तो Link reaction. लिंक रिएक्शन. हमने लिंक रिएक्शन चलाया, फॉर्म किया एसिटाइल कोए, एंड इस टाइम पे हमने प्रोडक्शन की है NADH प्लस H प्लस की एंड CO2 की. एसिटाइल कोए को एंटर करा दिया क्रेब्स साइकिल में, प्रोड्यूस किए 2 CO2 एंड क्रेब्स साइकिल से प्रोड्यूस किए हमने यहाँ पर 3 NADH प्लस H प्लस, 1 FADH2 एंड 1 ATP, या आप इसे GTP भी लिख सकते हैं. तो if I have to count the total number of ATP produced, then 4 हमारे पास आए NADH प्लस H प्लस, एक हमारे पास आया FADH2, एक हमारे पास आया ATP. तो डायरेक्ट कैलकुलेशन 4 प्लस 3 2 1, राइट, तो ये कितना हो गया 12. वी हैव 15 ATP produced. Yes, ma'am. डायरेक्ट कैलकुलेशन. बेसिक वो क्रेब साइकिल का एक सबस्ट्रेट लेवल वो वाला लेंगे ना, एक ATP, उसको भी काउंट करना है ना. बिल्कुल काउंट तो करना, मैम क्योंकि वैसे ही उसने मिस कर रही हमसे थी मैं. ETS या कोई स्पेसिफिक नहीं पूछा ना. अभी मैं क्वेश्चन ऐसे भी कराऊंगी जिसमें Yes, ma'am. ETS हम स्पेसिफिक 15 पूछेंगे, तब हम नहीं काउंट करेंगे उसको. फाइन एवरीवन, कंप्लीट विद द क्वेश्चन. Yes, ma'am. गुड. Yes, ma'am. Right now, Yes, ma'am. what will be the ratio? Next question. ATP produced of cell A to cell B, where cell A completely oxidize acetyl coenzyme A, and cell B completely oxidize PGAL. Go for the process. जल्दी से. ATP produced ratio. Until unless question don't say कि हमें कैसे इसमें कौन से ATP लेने हैं, हमें वो चीज पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. हमें टोटल ATP निकालने हैं जब तक क्वेश्चन हमें नहीं कहता है.
बस अब आपको प्रोसेस एनालाइज करना है कि मेरे को कहाँ से स्टार्ट करना है स्टेप, और मेरे पास फाइनल एटीपी काउंट कितना आएगा अगर मैं एसिटाइल कोए ले रही हूँ और उसी के साथ अगर मैं पीजीएल ले रही हूँ। And 12/25. 12/25. Okay, one response I get. Yes 12 ma'am. by 20. Yes ma'am, यही आ रहा है. Yes ma'am. ये आ रहा है. And rest of the people? Yes, कैसे कर रहे हो क्वेश्चन? अच्छा, एसिटाइल कोए से बताओ कितने आए? Ma'am, 12/25. Fine. Well, okay guys, now अब अगर हमें एसिटाइल कोएंजाइम A दे रखा है and if I have taken a condition of cell A, तो हमें पता चल गया कि एसिटाइल कोए से तो सिंपल है, we will go for the Krebs cycle. Now Krebs cycle किया, 2 CO2 आ गए बाहर, 3 NADH plus H plus FADH2 एंड ATP. आप लोग भी पूरा कैलकुलेशन करते टाइम लिखा करो, कोई गलती नहीं होगी. राइट नाउ इसमें 3 into 3 plus 1 plus 2. राइट, तो हमारे पास कितने हो गए ये 12 ATP आ गए इसमें से. अब अगर हमने यहाँ पर देखा फॉर द कंडीशन ऑफ सेल B एंड सेल B हैज गिवन अस PGAL. अब PGAL गया है बेटा, कहाँ से प्रोसेस स्टार्ट करूं? From where should I have to start the process? Glycolysis. Glycolysis. Glycolysis phase of glycolysis, Uh, जिसकी वजह से मेरे पास yes ma'am. यस फॉर्म हो जाएंगे, पायरुवेट बनेगा. बट यहाँ कितने एटीपी? 2 एटीपी और 1 Yes ma'am. ये कैलकुलेशन तो गलती नहीं की ना? राइट, एक बार ऑक्सीडेशन होता है, राइट, जो 2 पीजीएल की वजह से आप 2 टाइम्स काउंट करते हो, और टोटल पे ऑफ फेज में 4 एटीपी बनते हैं जब हम 2 पीजीएल लेके चलते हैं. क्योंकि अभी हम 1 पीजीएल लेके चल रहे हैं तो हमारे पास 2 एटीपी बनेंगे, तो वी हैव फॉर्म द पायरुवेट ओवर हियर. अब पायरुवेट अगर हमने लिया तो पायरुवेट से आगे क्या कराया? अब हमने यहाँ पर लिंक रिएक्शन कराया, तो हमारे पास यहाँ पर एक NADH plus H plus बन गया. वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोए. एसिटाइल कोए से हमने क्या चला दिया? वी गो फॉर द Krebs cycle प्रोड्यूसिंग 2 CO2 एंड यहां से हमने प्रोडक्शन कर दी, राइट, 3 NADH, 1 FADH2 और 1 ATP. तो अब अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन में सेल B के लिए, अब बहुत ध्यान से देखना जो मैं लिखूंगी यहाँ पर, इफ आई टॉक अबाउट द ETS काउंट, तब बताओ मुझे क्या आता? ETS काउंट में आप क्या लेके चलते? Will you take NADH and FADH2? Very good. Only 5 NADH plus H plus Yes ma'am. and 1 FADH2. And SLP count कितना होता है इसका? Direct 3 ATP. 3 ATP का SLP count आता. अब अगर मैं टोटल सम अप कर दूं तो I'll have 5 into 3 plus 2 plus 3 20. 25 कैसे आ रहा था? वो गलती से उसे डबल ले लिया पहले वाला. हाँ, तभी मैंने कहा इस, हाँ एग्जैक्टली. डबल लेके कर रहा था. तो अब देखो डबल, इस जो स्टेप ने कहा है वैसे वैसे लिखते चले जाने, राइट, और उसी हिसाब से सिंपल कैलकुलेशन करनी है अब हमें. अब A to B की अगर मैं रेशियो निकालूं तो कितना आ गया? 12/20. कंप्लीट यहाँ तक? Yes, ma'am. डन विद द क्वेश्चन एवरीवन? दोनों क्वेश्चन समझ आ गए अच्छे से? मैम हाँ जी. पर मुझे TGL का ऐसे हम दो मॉलिक्यूल्स लेके नहीं करेंगे क्या? नहीं, अगर 2 क्वेश्चन ATP दो दे ही NADH रखा, होता. नो क्वेश्चन अगर PGAL दे रहा है मींस इट इज टेकिंग द सिंगल मॉलिक्यूल. ग्लाइकोलिसिस में तो ग्लूकोज से 2 बने ना, दैट्स व्हाई वी फॉर्म द 2 PG. लेकिन यहाँ पर तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक ही PGL काउंट दे रखा है. अगर एक ही PGL दे रखा है इसका मतलब आपको काउंट तो एक से ही लेके चलना पड़ेगा आगे पूरा. फाइन. Yes ma'am.
ठीक है. Now, what will be the ATP? What will be the oxidative phosphorylated ATP produced if process of respiration begin with alpha ketoglutarate? Quickly. Oxidative phosphorylated ATP produced if process of 8. hmm? 8 Another answer I heard 9. 8. 8. Right. 8. आवाज बहुत कम लोगों की आ रही है और बच्चे इतने सारे हैं. मैम 9 नहीं होना चाहिए. Okay, let me see. Now, क्वेश्चन से सबसे पहले तो क्वेश्चन ने पूछा क्या मुझसे? क्वेश्चन ने ऑक्सफॉज एटीपी पूछा है. ठीक है. एसएलपी मुझे काउंट नहीं करना. फर्स्ट थिंग, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के ही पता चल गया. तो 8 होगा मैम. अब समझ आया पॉइंट? यस राइट. इसलिए क्वेश्चन Yes, की ma'am. लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है बच्चे. अब मुझे क्वेश्चन ने क्या दे रखा है? अल्फा कीटोग्लूटरेट मीन्स आई हैव टू बिगिन विद द क्रेब्स साइकिल. लेकिन मैं क्रेब्स साइकिल से स्टार्ट तो करूंगी लेकिन क्रेब्स साइकिल पूरी नहीं कराऊंगी. राइट. क्यों क्रेब्स साइकिल? 2 NADH ही लेंगे हाँ. फिर. तो हमारे पास 2 NADH क्योंकि एक स्टेप तो मिस हो गया ना. आइसोसिट्रेट Yes, ma'am. अल्फा कीटोग्लूटरेट वाला. Yes, ma'am. FADH2 राइट एंड ATP ये बनेगा. बट ओनली 2 NADH. एक सेकेंड. NADH plus H plus and FADH2 will enter in ETS. ये ETS में जाएंगे तो they will contribute for OXPHOS ATP. तो अब मेरे पास यहाँ पर या तो क्वेश्चन बेटा आपसे ये पूछे OXPHOS ATP या क्वेश्चन पूछे ATP from ETS. एक ही बात है दोनों चीजें. ठीक है. तो हमने डायरेक्ट काउंट कर लिया. 2 into 3 plus 2 we have 8 ATP count reduced with us. Done a question? यस मैम. Good. Yes, ma'am. Okay, guys. Now the next category. Next category say, what will be the unit of molecular oxygen required if cellular respiration of 3 PGA will occur. Complete cellular respiration. Go for it. थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया है तो थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा और फिर आंसर करना है मुझे. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी बेटा. मैम पिछले वाले क्वेश्चन में क्रेब्स साइकिल कंप्लीट क्यों नहीं करवाई थी आपने? क्योंकि अल्फा कीटोग्लूटरेट से स्टार्ट कर रहे हो. अल्फा कीटोग्लूटरेट से अगर स्टार्ट कर रहे हो तो आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटरेट का स्टेप तो हट गया. यस मैम. अगर वो स्टेप हट गया तो एक NADH वहां बनता है. NADH वहां बनेगा नहीं. राइट. तो अब आपके पास कितने यहाँ से स्टार्ट कहां से हुआ? अल्फा कीटोग्लूटरेट से सक्सिनाइल कोए पे एक NADH, फिर सक्सिनाइल कोए से सक्सिनेट पे ATP, फिर आपका फ्यूमरेट सक्सिनेट से फ्यूमरेट पे FADH2 और फिर मेलेट से ऑक्सैलोएसिटेट पे NADH. So how many NADH? 2 NADH, 1 FADH2 and 1 ATP will be produced. यस मैम. मैम हाँ जी. मैम 6 होगा क्या इसका? ओके. 6 होगा नहीं वैसे. नहीं होगा मैम क्योंकि 6 तो कंप्लीट ग्लूकोज के लिए था. 3 Good. PGA पूछा आपने. हाँ अब सोचो क्या होगा ये. वैसे TGA से अच्छा शुरू कर पहले लिया ना. ये बताओ 3 PGA जो लिखा है इसका क्या मतलब है?
3 molecule of PGA या PGA 1 unit of PGA with phosphorus at third carbon. मैम इसमें एक ही मॉलिक्यूल है, थर्ड पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप है। At third carbon. राइट, इसको 3 into PGA नहीं लिखा मैंने, क्वेश्चन में ना ध्यान से पढ़ना, 3 dash PGA लिखा हुआ है। नहीं तो ये गलती मत करना, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं 3 molecule of PGA करके कैलकुलेशन करते हैं, वो नहीं करनी है। फाइन, अब आपको प्रोसेस स्टार्ट करना है PGA से। तो अब सोचो अगर मैं PGA से प्रोसेस स्टार्ट करती हूँ तो कहाँ से होगा, कौन से स्टेप मिस होंगे और क्या मेरे पास टोटल आउटपुट आएगा, पहले वो मुझे बताओ। मैम इसमें हम वो करेंगे ना कि NAD वाला जो वो काउंट करेंगे, क्योंकि वहाँ पे रिएक्शन हो रहा है तो वही देखो एक बिल्कुल सही मुझे आंसर मिला यहाँ पर, ठीक है। अगर एक मुझे पॉइंट यहाँ सही मिला, हम अगर क्वेश्चन ने कहा हमें मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बताना है तो ऑक्सीजन कहाँ यूज करती हूँ मैं, ETS के दौरान। तो ETS में कौन एंटर होगा, NADH और FADH। तो इसका मतलब पूरे प्रोसेस में आप सिर्फ NADH और FADH2 काउंट कर लो, आपको आंसर पता चल जाएगा, राइट। तो अब अगर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूँ, 3 PGA मुझे गिवन है, अब मैं कहाँ एंटर कराऊँ इसे, पे ऑफ फेज में। लेकिन नाउ टेल मी, पे ऑफ फेज में कराते टाइम राइट, जब मैं यहाँ से पायरुवेट बनाऊंगी, क्या मेरे पास NADH plus H plus की सिंथेसिस होगी? No ma'am. NADH plus H plus नहीं बनेगा ना, क्यों? क्योंकि वो स्टेप तो मिस हो गया PGAL वाला, राइट। तो आई हैव ओनली द सिंथेसिस ऑफ 2 units ऑफ ATP। 2 यूनिट या 1 यूनिट? 2 मैम 1 यूनिट। 1 unit. मैम हाँ जी, मैम एक ही पीसी है। हाँ जी बच्चा क्या कह रहे हो? मैम जैसे PGA से जब शुरू कर रहे हैं तो जैसे फोस्फोग्लिसराइड से जो हम स्टेप बनाते थे 1,3 बेस फोस्फोग्लिसरिक एसिड, तो उसके अंदर एक NADH बनता तो है मैम। हाँ, लेकिन हम कहाँ बना रहे हैं, काउंट नहीं करेंगे। PGA से शुरू कर रहे हैं, PGAL से नहीं कर रहे। आपने पे ऑफ फेज शुरू करते हो, PGAL से पहले 1,3 BPGA बनाते हो, फिर 1,3 BPGA से PGA बनाते हो। फोस्फोग्लिसरिक एसिड से हम शुरू कर रहे हैं मतलब। हाँ बिल्कुल, PGA है ये, तो ये ध्यान रखना, PGAL। हाँ जी मैम, जब तक हमें बोले ना कि 2 यूनिट ऑफ 3 PGA, जब तक हम एक ही ATP लेंगे तब तक एक ही यूनिट लेके चलोगे, ठीक है मैम। जब तक क्वेश्चन 2 यूनिट्स नहीं कहता, आपको अपनी मर्जी से कंसिडर कुछ भी नहीं करना, यू हैव टू टेक इट 1 ओनली। क्वेश्चन में से 2 यूनिट 3 यूनिट तब मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके मैम, फाइन एवरीवन, राइट। देखो अब हमने क्या किया, 3 PGA से पायरुवेट, पायरुवेट से हमने लिंक रिएक्शन चलाई, लिंक रिएक्शन पे बनाया एसिटाइल कोए, फॉर्मेशन कर दी यहाँ पर NADH plus H plus और CO2 यहाँ लिबरेट कर दिया। फिर हमने यहाँ पर चला दिया क्रेब्स साइकिल, 2 CO2 बाहर, राइट। वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ 3 NADH plus H plus, 1 unit of FADH2 and 1 unit of ATP। तो अब अगर मुझे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन काउंट करने हैं तो ATP से कोई मतलब नहीं, आई जस्ट गो फॉर ETS। ETS में एंटर करने वाले कितने NADH हैं? 4 NADH plus H plus यस मैम, and 1 FADH2। Now I know that एक रिएक्शन हमने पढ़ी थी, NADH plus H plus plus half unit of oxygen will produce NAD plus H2। वाटर, ये क्वेश्चन पढ़ी थी। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। तो यहां से मेरे पास कितने आ गए, 2O2, तो यही हो गए मॉलिक्यूलर, क्योंकि क्वेश्चन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन पूछ रहा है तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या लेके चलूंगी, O2 की फॉर्म में। एटॉमिक ऑक्सीजन लेता तो मैं 4 एटॉमिक ऑक्सीजन बना देती। मीनिंग समझ आया सबको, राइट। एंड उसी के साथ अगर हम FADH, एक मिनट बेटा, FADH2 लेके चले, हाफ O2 करे उसमें, तो उसमें हमारे पास बना FAD प्लस H2O। अब हाफ O2 एज इट इज लेना ही पड़ेगा हमें, तो यहाँ से हमने हाफ O2 काउंट कर लिया, मीन्स मेरे पास टोटल आ गए 2.5 यूनिट्स ऑफ molecular oxygen will be consumed। मैम जब भी हमसे ऑक्सीजन पूछेगा तो हमें NADH और FADH2 का काउंट करना है। अब ध्यान से बात समझना, जब भी क्वेश्चन आपसे ऑक्सीजन के बारे में पूछता है, सबसे पहले तो ये नोटिस करना है क्वेश्चन एटॉमिक ऑक्सीजन पूछ रहा है या क्वेश्चन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन पूछ रहा है। अगर क्वेश्चन ने आपसे ऑक्सीजन पूछा है तो इट इज वेरी ऑब्वियस दैट यू हैव टू स्टार्ट द प्रोसेस। आप प्रोसेस स्टार्ट करोगे स्पेसिफिकली ETS के लिए, मतलब आप पूरा प्रोसेस कराओगे, उसमें से सिर्फ आप NADH और FADH2 से मतलब रखोगे और आप वहां पर O2 को यूज करोगे,
राइट, रिएक्शन आपको याद रखनी है कि हम हाफ O2 को लेके एक मेटाबॉलिक वाटर बनाते हैं। या तो उसको एटॉमिक ऑक्सीजन की फॉर्म में लिख लो तो O लिखो, अगर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की फॉर्म में लिख रहे हो तो हाफ O2 लिखो, राइट। जितने NaDH बने, जितने FeDH2 बने, मल्टीप्लाई दैट, राइट। उसको मैंने मल्टीप्लाई किया, जैसे मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 इंटू हाफ O2 मेरे पास कितना आ गया, 2 यूनिट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। और अगर सिर्फ हाफ O2 था तो वो मेरे पास कितना हो गया, दैट इज 0.5 O2 हो गया। तो मेरे पास आंसर आ गया, दैट इज 2.5 यूनिट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। अगर मैं एटॉमिक बोलती तो 5 यूनिट ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन नाउ? यस मैम। Yes, ma'am. ऐसे ही अगर Yes, क्वेश्चन ma'am. मेटाबॉलिक वाटर पूछता है तो भी सेम प्रोसेस चलेगा। क्वेश्चन अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देती हूँ, मुझे उसका आंसर बिल्कुल सही मिलना चाहिए सबका, राइट। एंड दीज आर द, हाँ जी बेटा, हम 4 से मल्टीप्लाई क्यों कराया NaDH को? 4 बने थे ना, आउटपुट 4 का था ना, तो रिएक्शन को 4 बार चलाना पड़ेगा ना। ठीक है। ठीक है, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एंड दीज आर द कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन जो कराए मैंने, ठीक है, राइट। व्हाट विल बी द यूनिट्स ऑफ मेटाबॉलिक वाटर प्रोड्यूस्ड if acetyl coenzyme A is respiring aerobically. Now quickly guys, फटाफट आंसर मुझे अब सही मिले इसका। मैम हाँ 2 जी, 5 एक मुझे आंसर मिल रहा है 2, एक मुझे मिल रहा है 5, एक मिल रहा है 4। मैम 1। 4 ओके, क्या किया इसके अंदर? 4 क्वेश्चन में क्या किया? क्रैब साइकिल से 3 साइकिल से NaDH मिला और एक FeDH मिला। ठीक है, FeDH2, राइट। तो वी गेट 3 यूनिट्स ऑफ NaDH plus H plus and 1 unit of FeDH2 and 1 unit of ATP। इससे तो मुझे कोई मतलब है नहीं, ये दो तीनों को, चारों को मैं एंटर करा दूं ETS में। अगर मैं ETS में एंटर करा दूं तो 3 बार मैं NaDH वाली रिएक्शन चलाऊं ऑक्सीडेशन की, तो 3 यूनिट ऑफ दिस प्लस 3 यूनिट ऑफ हाफ O2 will result in the formation of 3 unit of NAD plus। और कितने मेटाबॉलिक वाटर बनेंगे? 3 मेटाबॉलिक वाटर। सबसे सिंपल है बच्चे, जितने NaDH plus H plus लोगे ना उतने मेटाबॉलिक वाटर बनेंगे, उतने एटॉमिक ऑक्सीजन यूज होंगे, ठीक है, राइट। अगर FeDH2 गिवन है तो FeDH2 प्लस हाफ O2 गिव यू FAD प्लस प्लस H2O। तो कितने मेटाबॉलिक वाटर डायरेक्ट बन गए मेरे पास? 4। दैट्स इट। क्लियर अब सबको? Yes, ma'am. हो जाएंगे अब ऐसे क्वेश्चन आराम से। Yes, ma'am. Done. Now moving to the last category, right, and then we will begin with the topic. What will be the ratio of CO2 evolved to O2 utilized if pyruvate respire aerobically? Quickly. रेशो क्या है? 6/5 6/5। Okay,
Yes, anyone else? CO2 सिर्फ मुझे लग रहा है 3 आएगा इसमें तो 3 and 4. Okay. Anyone else? It's very simple. कैसे करेंगे पहले बताओ मुझे, CO2 कैसे निकाला आपने? CO2 इवॉल्व एक लिंक्ड रिएक्शन से और 3 क्रैब साइकिल से. ठीक है। अगर मैंने कहा बच्चे CO2 इवॉल्व देखना है तो CO2 इवॉल्व तो ETS से पहले ही निकल गया, ठीक है। Yes, ma'am. ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड अगर देखना है तो ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड मेरे पास कब पता चलेगा मुझे? जब मैं ETS कराऊंगी। ETS. तो सिंपल सा हो गया कि मैंने यहाँ पर चलाया पहले, सबसे पहले लिंक रिएक्शन से बना एसिटाइल कोएंजाइम A प्लस CO2, तो एक CO2 तो यहां से आ गया। अब O2 की भी तैयारी करके रखते हैं, तो NaDH प्लस H प्लस यहाँ हो गया। एसिटाइल को A से मैंने चला दी क्रेब साइकिल, वापस से 3 NaDH प्लस H प्लस FADH2 एंड GTP या ATP जो भी लिखो, और कितने CO2 आ गए? 2। अब ये तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए, पायरुवेट 3 कार्बन का है तो CO2 3 ही हो सकते हैं, इससे ज्यादा हो नहीं सकते। Am I right? राइट, पहला हिंट दिमाग में क्लिक होना चाहिए। राइट, तो अब मुझे यहां पर पता चल गया CO2 इवॉल्व्ड इक्वल्स टू 3 यूनिट्स। राइट, अब मैं ETS चलाऊं तो ETS में मेरे पास 4 NaDH प्लस H प्लस अभी ऊपर कराया था और एक FADH2, तो इसके लिए कितने चाहिए? राइट, 2 ऑक्सीजन, 2 यूनिट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, एंड यहां पर क्या किया मैंने? हाफ यूनिट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। एम आई राइट? तो अगर मैं टोटल निकालूं तो कितना आ गया? 2.5 O2। राइट, अब क्वेश्चन ने मुझसे पूछा डायरेक्ट CO2 इवॉल्व्ड टू O2 यूटिलाइज्ड, तो आंसर इज 3/2.5। तो मैम 6/5 ही तो होना है। 6/5 तो 6 कार्बन है ही नहीं ना, इसमें हम वो नहीं कर सकते कि मैथ्स के हिसाब से 6/5 करोगे तो 3/2.5 हो जाएगा। राइट, तो क्योंकि आप आया तो 3/2.5 डबल क्यों किया था? फिर डबल क्यों किया था? मैंने पॉइंट हटा दिया ना। नहीं, ऐसा नहीं। राइट, कंप्लीट। हाँ जी, हम कैंसिल नहीं करना। किसको बच्चे? यहाँ वो मैथ्स आपकी नहीं लगनी, ये ना RQ वैल्यू होती है, ये मैं अभी चैप्टर खत्म करने वाली हूँ तो मैं पढ़ाने वाली हूँ, इसलिए मैंने क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस कर दिया। CO2 इवॉल्व टू ऑक्सीजन यूटिलाइज इज RQ वैल्यू, जिसको हम स्पेसिफिक टर्म्स में निकालते हैं। राइट, तो 3/2.5 जो मैंने यहाँ पर लिखा है, आप इसको कैलकुलेट करोगे, बिल्कुल सही है आपका 6/5 वाला जो आंसर आ रहा है। राइट, लेकिन आपको ऑप्शन में 6/5 नहीं मिलेगा। राइट, तो इसीलिए आपको ऑप्शन में डायरेक्ट मिलेगा जितने CO2 आ रहे हैं। तो डायरेक्ट हम कैसे ढूंढते हैं कि पायरुवेट से कितने हमारे पास CO2 लिबरेट हो रहे हैं, दैट इज 3 यूनिट, और ऑक्सीजन कितने यूटिलाइज हो रहे हैं तो हम एग्जैक्ट निकालते हैं। राइट, और उसके बाद आप इसको सॉल्व अप करके कंप्लीट पॉइंट में आंसर दे सकते हो, रेशो में ना देके इसको डायरेक्ट पॉइंट में आंसर लिख सकते हो। राइट, लेकिन रेशो जब लिखनी है तो उसको पूरा ऐसे ही लिखना है, उसको चेंज नहीं करना। समझ आ गया पॉइंट सबको अच्छे से? यस मैम। कंप्लीटेड, डन। हाँ जी मैम हाँ जी, मैम जब एनर्जी रिलीज पूछेंगे तो NAD प्लस H प्लस और FADH2 और ATP सभी की काउंट करनी है अगर एनर्जी रिलीज। टोटल एनर्जी अगर रिलीज पूछ रहे तो वी हैव टू काउंट एवरीथिंग टुगेदर। ओके मैम, ठीक है, राइट, कंप्लीट। अच्छा, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल से व्हाट इज द लॉस ऑफ द ATP if glycerol 3 phosphate shuttle is operating in the system? Quickly, 6 ATP आएगी। 2 ATP will be lost। 2 ATP लॉस होंगे अगर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? राइट, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट चला रहे हैं इंस्टेड ऑफ द मिलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम। राइट, इन प्रोकैरियोट्स व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ ATP प्रोड्यूस्ड? 38 because prokaryote never have the shuttle system। राइट, यस मैम। बिल्कुल, वहां पर हमें शटल सिस्टम नहीं मिलेंगे। हाँ जी,
मम्मी एक बार ना ये शटल सिस्टम का ही बता दो कि मतलब मेन फंक्शन क्या है, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, Shuttle क्यों आ रहा है system प्रोकैरियोटिक is नॉन doing- यूकैरियोटिक सेल में? शटल सिस्टम का काम है ग्लाइकोलिसिस के प्रोड्यूस जो NADH प्लस H प्लस हैं जो कि साइटोप्लाज्म में बने हैं, हाउ आई एम Yes, गोइंग ma'am. टू ट्रांसपोर्ट इट अप इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, मैं इसे कैसे पहुंचाऊंगी, क्योंकि डायरेक्ट इसको ट्रांसफर करने के लिए कोई पंप नहीं है, आई कुडंट बी एबल टू डायरेक्टली ट्रांसफर इट, तो मुझे इसको ट्रांसफर करने के लिए कोई ना कोई एज सच टेक्निक करनी पड़ेगी, राइट, एंड दैट टेक्निक हैज टू बी, वो टेक्निक क्या होनी चाहिए, तो वो टेक्निक हमने एक शटल सिस्टम ली। शटल सिस्टम एक एंजाइमेटिक रिएक्शन का कैस्केड मैकेनिज्म है, जैसे आप वो पढ़ते हो ना थ्रोम्बोसाइट्स के लिए कैस्केड मैकेनिज्म, यस मैम, राइट, वैसे ही एक Yes, ma'am. मैकेनिज्म होता है पूरा, जिसमें 2-3 रिएक्शंस लिंक होती हैं, उसके बेसिस पे साइटोप्लाज्म से आप NADH प्लस H प्लस को कंज्यूम करते हो और माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसे रिएक्शन चलाते हो जो NADH प्लस H प्लस को प्रोड्यूस करेंगे। अगर वो हो जाता है तो वो शटल कहलाया जाता है मिलेट एस्पार्टेट। लेकिन वहीं पर दूसरा शटल जो है, जो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल है, वो बेसिकली साइटोप्लाज्म से NADH प्लस H प्लस को लेता तो है, रिएक्शन यूज जरूर करती है, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्शन होती है वो NADH प्लस H प्लस को रिलीज नहीं करती, वो FADH2 को रिलीज कर देती है, राइट। तो आपने लिया NADH प्लस H प्लस मीन्स 3 ATP का काउंट आप लेने वाले थे, लेकिन आप प्रोड्यूस 2 ATP का काउंट करने वाले हो, राइट, क्योंकि FADH2 2 ATP मतलब प्रोड्यूस एक जो हमारे पास वो यूटिलाइज हो गया है इनके फंक्शन के लिए। हाँ बिल्कुल, तो अब हमने हाँ, वो इस शटल में यूज हो में आ जाते गया, हैं, मतलब इसमें यूज हो जाते हैं वो, दैट्स व्हाई, राइट। अब उसी के साथ साथ प्रोकैरियोट्स के अंदर शटल क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि प्रोकैरियोट इज अ सिंगल एनवेलप सिस्टम, हर चीज एक ही जगह पे हो रही है, वहां तो कोई माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, वहां पर तो सारा काम mitochondria ही मेसोसोम नहीं और है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चल रहा है, तो उसको तो कोई जरूरत ही नहीं है शटल की, वहां तो सब चीजें एक ही कंपार्टमेंट में चल रही है, क्लियर? मैम मतलब ये मैलेट एस्पार्टेट सिस्टम जो है वो NADH को साइटोप्लाज्म से लेके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फॉर्म कर रहे हैं या फिर जस्ट ट्रांसफर कर रहे हैं? ये ट्रांसफर कर रहे हैं, इट इज जस्ट अ शटल, जैसे मेट्रो की शटल सिस्टम नहीं होती है जो Yes, एक जगह ma'am. से पैसेंजर को उठा के दूसरी जगह डाल देती है, बस वही काम है, ठीक है, मैम मतलब जस्ट अ ये ट्रांसफर पंप की हाँ, तरह एक ये pump की तरह साइटोप्लाज्म से लेके माइटोकॉन्ड्रिया में पंप एक्टिव करने के लिए। Exactly. ओके मैम, एग्जैक्टली, राइट, ओके Ma'am? गाइस, सो कंप्लीटेड विद एरोबिक। हाँ जी, मैम हाँ जी, मैम ये जितनी भी एनर्जी रिलीज हो रही है सारी फ्री एनर्जी मानी जाएंगी ना? एनर्जी फ्री एनर्जी। हाँ हाँ, अभी मैं आपको एफिशिएंसी वाला पढ़ाऊंगी, वो एक्चुअली टॉपिक RM10 में मैंने पढ़ा दिया था, आपको मैं एंड में पढ़ाऊंगी फ्री एनर्जी वाला ओके टॉपिक, मैम, वेट, यस मैम। right, now moving to the next one, anaerobic respiration। हाँ जी बच्चे आगे बोलो। मैम एक्टिव फेस मतलब जो है वो फास्ट है या फिर पैसिव फास्ट है? पैसिव फास्ट है, एनर्जी कम यूज होगी, यूज ही नहीं होगी, सॉरी। एक्टिव दिया हुआ मैम, क्वेश्चन था उसमें था कि एक्टिव ज्यादा फास्ट क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है, मिनरल का लोगे है मैम तो पैकेज में कि एक्टिव मोर फास्ट है। मैम ये mineral वाले में मैम कि एक्टिव इसमें फास्ट बोल रहे हैं। कौन से चैप्टर में? ये सॉरी मैम ट्रांसपोर्टेशन वाला जो चैप्टर है ना। हाँ तो उसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोल रहे हैं ना। मैं अभी वो क्वेश्चन लेती हूँ यस मैम, एट द एंड ऑफ द क्लास, मेक मी रिमाइंड, क्वेश्चन एक बार देख लेंगे, ओके मैम। ठीक है। ओके गाइस, नाउ मूविंग टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारे पास क्या है, जहां पर हम कहेंगे वी आर डूइंग द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन, ग्लूकोज टू yield ethanol or lactic acid in absence of oxygen with energy count of 2 ATPs only। यही होता है प्रोसेस, राइट। तो वी से पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन होना, राइट, इथेनॉल यील्ड करने के लिए, लैक्टिक एसिड यील्ड करने के लिए ऑक्सीजन की एब्सेंस में, जिसमें एनर्जी काउंट सिर्फ और सिर्फ 2 ATP का होता है, ओनली 2 ATP का एनर्जी काउंट होता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द एनारोबिक रेस्पिरेशन। उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, राइट। एंड इट इज ऑल्सो बीइंग टर्म्ड एज
also termed as, right, fermentation. इसको हम एक नाम और क्या देते हैं, also being termed as fermentation, right? तो अब अगर हमने एरोबिक रेस्पिरेशन को डिफाइन किया तो सबसे पहले मेरे पास आ गया यहाँ पर फर्स्ट कैटेगरीज की, which is called lactic acid fermentation. Now what is this lactic acid fermentation? Right, ये lactic acid fermentation क्या होता है, right, वहीं से स्टार्ट करते हैं. Now lactic acid fermentation simply say कि what we are going to study in this, हमने कहा सबसे पहले हमारे पास ग्लूकोज है, राइट, ग्लूकोज का सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस तो चलाना ही चलाना है, विच इज ग्लाइकोलिसिस एज EMP पाथवे, राइट, जो हमेशा रन करेगा, बिकॉज इफ यू ऑल रिमेंबर दैट्स अ सेंट्रलाइज्ड पाथवे हैपनिंग इन ऑल द सेल, राइट. तो हमारे पास साइटोसोल में हुआ, प्रोडक्शन हो गई 2 यूनिट पायरुवेट की विद 2 यूनिट्स ऑफ ATP एंड 2 यूनिट्स ऑफ NADH प्लस H प्लस, हमने इसको प्रोड्यूस कर लिया. Now these 2 unit of pyruvate will be converted now into 2 units of lactic acid. इसको हमने 2 unit of lactic acid में change कर लिया. During this reaction we use the enzyme lactate dehydrogenase, जो हमने enzyme use किया, and which is catalyzing a reaction called reduction reaction. Substrate is getting reduced to product, pyruvate is getting reduced to product. During the reaction, 2 units of NADH plus H plus will be consumed to produce 2 units of NAD plus. Right? अगर मैंने कहा बच्चा मेरे पास सबस्ट्रेट रिड्यूस हो रहा है प्रोडक्ट बनाने के लिए, पायरुवेट लैक्टेट में चेंज हो रहा है रिडक्शन के प्रोसेस से, तो उसी टाइम NADH प्लस H प्लस का ऑक्सीडेशन हो रहा है ताकि हम NAD प्लस बना सके, क्योंकि हम जानते हैं इट इज गोइंग टू बी अ रिडॉक्स रिएक्शन. तो वही रिडॉक्स रिएक्शन कराते हुए हमने 2 यूनिट्स लैक्टेट के फॉर्म कर दिए, राइट. अब जो मेरे पास ये प्रोसेस चला, तो मैंने फाइनल इक्वेशन जो इसकी बनाई, आई सिंपली से दैट दिस ग्लूकोज इज गेटिंग टर्न अप इनटू 2 यूनिट्स ऑफ लैक्टेट, राइट, जहां पर मेरे पास फॉर्मेशन किसकी हो गई, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ ATP ओनली. सिर्फ 2 यूनिट ऑफ ATP बने हमारे पास. NADH का काउंट तो मिला ही नहीं क्योंकि वो तो कंज्यूम हो गए, राइट. यूजिंग द एंजाइम lactate dehydrogenase, which is using Mn plus and along with this FMN as the main carrier, राइट. ये अपने कोफैक्टर की तरह यूज किए जाते हैं, राइट. तो अब मैंने यहाँ पर कह दिया द प्रोसेस ऑफ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन यील्ड ओनली, कितने को यील्ड किया, 2 यूनिट्स ऑफ ATP and show loss of 6 units of ATP. Anyone who can explain me this line? How there is going to be NADH प्लस H प्लस से मिले थे वो तो यूज हो गए. बिल्कुल उससे जो आपने NADH प्लस H प्लस को यूज करते अगर आगे प्रोसेस में लेके जाते जो प्रोडक्ट की तरह बने थे, तो आपके कम से कम एक NADH से 3 ATP आते, तो 2 NADH से 6 ATP आते, 6 ATP विल बी प्रोड्यूस. लेकिन 6 ATP का तो लॉस हो गया, तो हमारे पास सिर्फ आउटपुट कितने का हुआ, राइट, नेट गेन कितने का हुआ, तो वी विल से नेट गेन ऑफ 2 ATP ओनली. समझ आ गया सबको पॉइंट, राइट, राइट. दिस इज गोइंग टू बी परफॉर्म्ड बाय होमो फर्मेंटिव, होमो का मतलब सेम, राइट, एक ही फर्मेंटेशन करने वाले, एक ही प्रोडक्ट टाइप ऑफ प्रोडक्ट को बनाने वाले, दैट इज लैक्टिक एसिड. तो वी नेम दैट होमो फर्मेंटिव लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, राइट. होमो फर्मेंटिव लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो ओनली सिंगल टाइप ऑफ फर्मेंटेशन परफॉर्म करते हैं, कॉल्ड एज LAB, राइट, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें तो हम जानते हैं कर्ड फॉर्मेशन के टाइम पे जो हम यूज करते हैं,
Lactobacillus acidophilus. Right, during the process of curdling, that is curd formation, we are going to use it. Right, also occur during heavy exercise in human body during lack of oxygen. ये तो सबको पता है ना, राइट? जब ऑक्सीजन का लैक होता है तो हमारे स्केलेटल मसल क्या शुरू कर देते हैं? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। वही लैक्टेट का एक्यूमुलेशन होने की वजह से फटीग हो जाता है ना, राइट? वी गेट टायर्ड ओवर देयर, वहीं पर क्रैम्प्स वगैरह पड़ जाते हैं, राइट? तो ये हमारे पास क्या कहलाया जाता है? एज अ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। एवरीवन गॉट द पॉइंट? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्लियर टू दिस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, next one, ethanolic fermentation. अब ethanolic fermentation क्या होता है? So we simply say that ethanolic fermentation is being the one which is followed or carried out by several yeast species. बहुत सारे yeast species करते हैं, and some of the bacteria, कुछ बैक्टीरिया भी करते हैं, right? And the most commonly by Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae, also called as the brewer's yeast. Brewer's yeast define करते हैं। अब हमने कहा Saccharomyces cerevisiae ने अगर इसको इन्वॉल्व किया प्रोसेस को, तो हाउ द प्रोसेस अकर? तो वी सेज ग्लूकोज इज बीइंग देयर। ग्लूकोज का सबसे पहले हमने प्रोसेस कराया ग्लाइकोलिसिस, दैट इज द EMP पाथवे। EMP पाथवे करके 2 यूनिट्स पायरुवेट, देन 2 यूनिट्स ऑफ ATP एंड 2 यूनिट्स ऑफ NADH प्लस H प्लस हमने यहाँ फॉर्म कर दी। अब जब ये टास्क चल रहा था तो उसी टाइम पे ये 2 यूनिट्स जो पायरुवेट के थे उसको मैंने चेंज करा दिया into 2 units of acetaldehyde, जहां पर 2 यूनिट CO2 के निकले। तो दिस फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन, क्योंकि आपने CO2 को निकाला, एंड डन बाय द एंजाइम पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज को यूज करके ये स्टेप पूरा हमने किया। This acetaldehyde which is being there is getting converted into 2 units of ethanol. ये 2 units of ethanol में चेंज हो जाएगा। और acetaldehyde को अगर अल्कोहल में चेंज कर रहे हो, that is CHO को OH में चेंज कर रहे हो, तो means you are doing the step which is called as the reduction. At the time आपको किसकी जरूरत है? किसी यूनिट की जो क्या होगा हमारे पास? ऑक्सीडाइज। तो 2 यूनिट ऑफ NADH प्लस H प्लस को 2 यूनिट ऑफ NAD प्लस में चेंज कर दिया, and you are doing the process called reduction with the enzyme alcohol dehydrogenase enzyme. Alcohol dehydrogenase enzyme, right, using Zn2 plus as the major cofactor, right? And finally we have the production of ethanol. So we can simply say that alcoholic fermentation is reduction and decarboxylation process, reduction and decarboxylation process leading to release of 2 units of alcohol with 2 units of CO2, and again the net gain is net gain of 2 ATP. Completed यहाँ तक?
मैम एक्सक्यूज मी, हाँ जी बेटा। मैम अल्कोहल फर्मेंटेशन में ट्रायोस फॉस्फेट होता है क्या जो इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम करे? हाँ बिल्कुल होता है, वो तो हर ग्लाइकोलिसिस में, वो तो क्वेश्चन एक पीछे दे रखा है, राइट। बट इफ आई विल से बच्चे, तो ये चीज ये ध्यान रखना जिस स्टेप पे, राइट, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और वो एम्स का आया हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइट। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन पे पूछे, चाहे वो आपका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में पूछे, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन में पूछे, राइट। अगर हमसे पूछा जाएगा हु इज एन इलेक्ट्रॉन डोनर, राइट, हु इज द फर्स्ट और द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन डोनर, राइट, तो इलेक्ट्रॉन डोनर बेटा कौन होगा? इलेक्ट्रॉन डोनर वो मॉलिक्यूल होगा जो एक्चुअली NADH या FADH2 को बना सकता है, राइट। इफ आई से द रीजन बिहाइंड इट, तो मैं कहूंगी कि भाई मुझे इलेक्ट्रॉन डोनर अगर पता करना है, तो इलेक्ट्रॉन डोनर भाई वो मॉलिक्यूल हो गया मेरे पास जो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन कर रहा है? NAD+ या FAD+ कर रहा है। मतलब सबस्ट्रेट इज डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोडक्ट इज गेनिंग दैट, और उसी के साथ इंटरमीडिएट इज गेनिंग दैट। इंटरमीडिएट कौन है यहाँ पर? NAD+। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर इस प्रोसेस में, ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन खुला हुआ है हमारे सामने, टेल मी गाइस, इलेक्ट्रॉन डोनर, कैन आई से PgAl इज द इलेक्ट्रॉन डोनर? यस एवरीवन, कैन आई से PgAl इज द इलेक्ट्रॉन डोनर? थिंक अबाउट इट एंड टेल मी, क्या PgAl वाले स्टेप पे NADH+H+ बना था? यस और नो? यस मैम। राइट। अगर PgAl वाले स्टेप पे PgAl से BPGA बनते टाइम NADH+H+ बना, तो PgAl क्या हो गया हमारे पास? इलेक्ट्रॉन डोनर। और इस प्रोसेस में जो आपके सामने यहाँ बना हुआ है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का पूरा चार्ट, इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? Who is the electron acceptor? एसिटाल्डिहाइड। Acetaldehyde. Right. Why acetaldehyde is an acceptor? क्योंकि एसिटाल्डिहाइड किसको एक्सेप्ट कर रहा है? NADH+H+ का ब्रेक डाउन कर रहा है। मतलब जिस स्टेप पे, सिंपल सा लॉजिक याद रखना है, जिस स्टेप पे आपका NADH+H+ का यूटिलाइजेशन होगा, उस स्टेप पे आप कहोगे उसका सबस्ट्रेट जो है वो क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जिस स्टेप पे NADH+H+ या FADH2 का सिंथेसिस होगा, वो स्टेप आपका क्या बन जाएगा? उस स्टेप का सबस्ट्रेट क्या बन जाएगा? आपका इलेक्ट्रॉन डोनर। एम आई क्लियर एवरीवन? राइट। नाउ टेल मी फॉर लैक्टेट फर्मेंटेशन। लैक्टेट फर्मेंटेशन के लिए बताओ इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यस, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। पाइरुवेट शायद से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा ना? सिंपल कंसेप्ट, PgAl क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डोनर। तो फिक्स रहेगा क्योंकि NADH तो वही बना रहा है सबसे पहले। एंड एक्सेप्टर कौन है यहाँ पर? पाइरुवेट, क्योंकि पाइरुवेट के स्टेप पे NADH+ हुआ है। सिंपल सा कंसेप्ट, पाइरुवेट। क्या एरोबिक रेस्पिरेशन में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कोई बना क्रेब्स साइकिल तक? क्या एरोबिक सेल्यूलर रेस्पिरेशन में इज देयर एनी मॉलिक्यूल सेट टू बी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर? थिंक अबाउट इट। नो मैम, सारे तो इलेक्ट्रॉन डोनर भी हैं। जितने जिस स्टेप पे NADH+H+ बना, उसका सबस्ट्रेट आपका क्या बनता गया? इलेक्ट्रॉन डोनर। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कोई भी नहीं था, क्योंकि NAD अगर कोई होता तो क्या मुझे ETS कराने की जरूरत पड़ती? वहीं पर NADH+H+ ब्रेक हो जाता ना, मुझे ETS कराने की जरूरत ही नहीं पड़ती। राइट, कंसेप्ट समझ आया सब? क्लियर एवरीवन? गुड। यस मैम। हाँ जी, दोबारा से मैम ऐसा कह सकते हैं ना कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में चाहे वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो या फिर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो, इलेक्ट्रॉन डोनर भी प्रेजेंट होता है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी, लेकिन एरोबिक में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एब्सेंट होते हैं। हाँ बिल्कुल कह सकते। ओके मैम। मैम एक सेकंड थोड़ा स्क्रॉल अप कर दीजिए, वो लिखना है क्वेश्चन। एक मिनट बचा, एक मिनट। राइट, हाँ ये फिर से एक बार पॉइंट, किसी की आवाज आई थी, मुझे दोबारा से रिपीट करने के लिए। इलेक्ट्रॉन डोनर इज द सबस्ट्रेट, ये हमेशा भी याद रखना, चाहे आपका कोई भी चैप्टर में पूछा जाए, फोटोसिंथेसिस में कभी आ जाए क्वेश्चन ये, या रेस्पिरेशन के लिए कभी आ जाए, इज द सबस्ट्रेट which during its conversion lead to the synthesis of
reducing power, either NADH plus H plus और FADH2। उस सबस्ट्रेट को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर, जिसके स्टेप पे NADH plus H plus या FADH2 बन रहा है। एग्जाम्पल PGAL इज द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन डोनर। प्राइमरी क्यों कह रही हूँ बेटा? क्योंकि सबसे पहला स्टेप है जहां NADH plus H plus बनता है। तो हमने सिंपल कहा कि PGAL था, कन्वर्ट करा BPGA के अंदर, ड्यूरिंग द टाइम आपने NADH plus H plus की सिंथेसिस की NAD plus से, राइट। अब अगर मैं यहीं पर बोलूं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होगा, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज द सबस्ट्रेट which during its conversion cause breakdown of the reducing power, reducing power का breakdown करेगा, राइट। और यहां जनरली reducing power आपको FADH2 नहीं मिलेगा, NADH plus H plus ही मिलेगा, राइट। तो ऑन दैट स्टेप हमने एग्जाम्पल यहां पर कह दिया pyruvate moving to lactate, where during that time NADH plus H plus will be move up as NAD plus, and acetaldehyde forming ethanol, where again NADH plus H plus leads to NAD plus। मोहम्मद क्लियर हो गया बेटा? यस मैम। गुड, एवरीवन कंप्लीटेड यहाँ तक? राइट, एक बार मैं छोटा कर देती हूँ, पूरा नोट कर लो अच्छे से। एंड दिस इज वेयर वी एंड अप द एनारोबिक रेस्पिरेशन। एक पास्टर्स इफेक्ट कराना है बस आपको, वो स्टार्ट करेंगे। यस मैम। कंप्लीटेड? डन? यस मैम। यस मैम। ओके गाइस, मैम स्क्रॉल डाउन थोड़ा सा नीचे कर दो मैम स्क्रीन। हाँ जी बेटा। Now moving to the Pastor's effect। अब Pastor's effect क्या है? क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है इसके ऊपर। मैं आपसे एक सिंपल से क्वेश्चन पूछूंगी, पहले आप आंसर करोगे, फिर मैं आपको समझाऊंगी। Let us suppose there are the two cell guys। दो सेल मैंने लिए, सेल A, सेल B। सेल A is doing aerobic respiration, सेल B is doing anaerobic respiration। सेल A aerobic कर रहा है, सेल B anaerobic कर रहा है, and both have to produce same number of ATP at a time T1। टाइम T1 मैंने फिक्स कर दिया, जिसपे दोनों को सेम नंबर ऑफ ATP बनाने हैं, राइट। एंड सेम नंबर ऑफ ग्लूकोज हैव बीन गिवन टू देम। दोनों को सेम नंबर ऑफ ग्लूकोज मिले हैं, राइट। विच सेल, A और B, A is doing aerobic, B is doing anaerobic, which cell has to respire fastly in order to get the same number of ATP? मैम सेल बी जो एनारोबिकली कर रहा है, राइट। अगर मैं बच्चे बिल्कुल ठीक एरोबिक वाले को देख रही हूँ, तो एरोबिक वाला एक साइकिल में 38 ATP बना देगा, मैक्सिमम है 38 और मैक्सिमम लेके चलती हूँ 38 बना देगा। यस मैम। एनारोबिक वाला एक साइकिल में 2 बनाएगा, मींस उसको 19 बार वो साइकिल चलानी पड़ेगी ताकि वो एरोबिक के एक साइकिल को कंपीट कर सके, राइट। अग्रीड एवरीवन? राइट। Yes, ma'am. नाउ आई विल से जो सेल मेरे पास एनारोबिक कर रहा है, पास्टर इफेक्ट समझना। पास्टर इफेक्ट क्या कहता है? इसी सिचुएशन को उन्होंने समझाया। इफ अ सेल इज डूइंग एनारोबिक रेस्पिरेशन, राइट, ऑब्वियसली वो बहुत फास्टली कर रहा है क्योंकि उसका आउटपुट कम है, तो उसको नंबर ऑफ साइकिल्स, नंबर ऑफ टर्न्स अपने बढ़ाने पड़ेंगे ताकि इक्विवेलेंस कर सके अपने परफॉर्मेंस को, राइट। तो इन दैट सिनेरियो the cell who is doing anaerobic respiration, if suddenly make to shift in aerobic, जो anaerobic कर रहा था उसको suddenly shift कर दिया and aerobic के अंदर, its rate of respiration will decline। Am I right? Yes ma'am। ठीक है। अब सिंपल सा, आपका नीट का एग्जाम जून में था, राइट। जून के पहले हफ्ते में एग्जाम था। मई के एंड में पता चला कि भाई एग्जाम अब सितंबर में शिफ्ट हो गया। आप जो प्रिपरेशन मई में कर रहे थे, क्या उसी स्पीड से जून में प्रिपरेशन करोगे? ऑटोमेटिकली डिक्लाइन हो जाएगी। यस मैम। ऑटोमेटिकली डिक्लाइन हो जाएगी, जुलाई में डिक्लाइन हो जाएगी, अगस्त पे फिर पीक पे चली जाएगी परफॉर्मेंस आपकी।
राइट। इसका मतलब सेम वही किया। अब एनारोबिक वाला इतनी जल्दी कर रहा था, उसको आपने एरोबिक में शिफ्ट कर दिया, अब कहेगा यार आराम से करेंगे, हो जाएगा, राइट। तो दैट इज कॉल्ड पास्टर्स इफेक्ट। समझ आ गया सबको अच्छे से पास्टर इफेक्ट क्या होता है? गॉट द पॉइंट? Yes. राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट द पास्टर्स इफेक्ट नाउ। इसकी स्टेटमेंट बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है बच्चे, राइट। एम्स में जब एम्स का पेपर होता था तो पास्टर्स इफेक्ट हमें हर दूसरे साल के गैप पे मिल ही जाता था क्वेश्चन, राइट। एंड पास्टर का तो नाम सब जानते ही हैं, राइट। तो एज वन ऑफ द कॉमन, राइट, बट लुईस पास्टर नहीं है तो ध्यान रखना थोड़ा, राइट। पास्टर्स इफेक्ट, अकॉर्डिंग टू दिस, if anaerobic respiring cell is suddenly made to shift in aerobic environment, in अलग लिखना, aerobic अलग लिखना जरा, in aerobic environment, then its rate of respiration declines. Rate of respiration decline हो जाएगा उसका, right? This is called as the Pastor's effect. याद रहेगा बच्चा सबको? Done? Right. So this is all about the anaerobic respiration, right? तो anaerobic respiration, aerobic respiration, this is what we completed till here. अब इसी के बाद एक छोटा सा टॉपिक है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। हाँ वो तो आऊंगी उससे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ लिपिड्स, फिर एक कॉमन पाथवे बनाएंगे लिपिड प्रोटीन का करके। प्रोटीन का शायद RM10 में मैंने करा दिया था, राइट। वो एक बार फिर से रिकैप कर लेंगे, राइट। पहले लिपिड्स का करते हैं, दोनों में ही नहीं हुआ है। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ लिपिड्स। अब लिपिड्स अगर मैं देखूं बच्चे, लिपिड्स या फैट्स, वैसे लिखना गलत है लिपिड्स और फैट्स को ऐसे, लेकिन अब बॉटनी में ऐसे लिख दिया जाता है क्योंकि फैट इज अ टाइप ऑफ द लिपिड, लिपिड इज अ बिग क्लास। उसमें से हम सबसे कॉमन लेके चलते हैं यहाँ पर ट्राइग्लिसराइड्स, एंड आई होप एवरीवन नो अबाउट ट्राइग्लिसराइड्स, राइट। दे आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द लिपिड्स व्हिच आर बीइंग प्रेजेंट इन द सेल, राइट। ट्राइपाल्मिटिन हो गया, ट्राइओलिक हो गया हमारे पास, राइट। तो ये हम लेके चलते हैं, जिसके अंदर अगर हम सल्यूबलाइजेशन करते हैं ट्राइग्लिसराइड्स का, क्या क्या निकलेगा सल्यूबलाइजेशन करने पे? एक तो मेरे पास ग्लिसरॉल आ जाएगा, जिसने क्या बना रखी है, बैकबोन बना रखी है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड प्लस 3 फैटी एसिड्स, क्योंकि हर एक OH से हम इसके, राइट, एस्टेरिफाई करेंगे फैटी एसिड को। तो 3 फैटी एसिड हो गए, एक ग्लिसरॉल हो गया जब मैंने सल्यूबलाइजेशन किया। अब मुझे ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन करना है, राइट। दैट इज ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन लिखने का सिंपल मीनिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर कहीं ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन लिखा हुआ है तो मींस वी आर गोइंग टू डू द एरोबिक रेस्पिरेशन, राइट, ऑफ ग्लिसरॉल। मुझे ग्लिसरॉल का एरोबिक रेस्पिरेशन करना है। अगर मैं ग्लिसरॉल का करती हूँ तो बहुत सिंपल बचा, अब ध्यान से स्टेप याद रखना है और आपको अब ATP के नंबर काउंट करने हैं, राइट। आपको कैलकुलेशन करनी है, मुझे बताना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेस। नाउ इफ वी विल टॉक अबाउट द ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट। ग्लिसरॉल सबसे पहले कन्वर्ट हुआ ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट के अंदर बाय यूजिंग ATP to get converted to ADP. Obviously I'm doing the phosphorylation reaction, एंजाइम वगैरह याद नहीं करने कोई डिटेल में, सिर्फ स्टेप ध्यान रखने, राइट। ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट then converted into DHAP, that we very well know, dihydroxy acetone phosphate. Now remember this guys, this is not PGAL, this is PGOL, राइट। ग्लिसरॉल के लिए O लगाएंगे, राइट। दिस इज नॉट PGAL, दिस इज ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट या फॉस्फोग्लिसरॉल भी कहते हैं बहुत बार, राइट। ड्यूरिंग दैट स्टेप जब ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट से DHAP बन रहा है तो उस टाइम पे NAD+ गेट कन्वर्टेड इनटू NADH+H+, राइट। ये एक रिएक्शन है, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन जो होती है, राइट, कि जब आप ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट को DHAP में कन्वर्ट कर रहे हो तो एट दैट टाइम आप सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन कर रहे हो और NAD+ का आप रिडक्शन कर रहे हो,
और आपने यहाँ पर DHAP बनाया, DHAP को देन आपने आइसोमरेज एंजाइम के थ्रू आइसोमराइजेशन करा दिया और कन्वर्ट किस में कर दिया, PGL। एंड इफ आई गेट द PGAL तो अब मैं एंटर किस में कर गई, ग्लाइकोलिसिस। आगे का पाथ तो मैं जानती हूँ अच्छे से। ग्लाइकोलिसिस का कौन सा फेज आ गया, पे ऑफ फेज। ग्लाइकोलिसिस के बाद मैंने स्टार्ट कर दिया क्रेब्स साइकिल। आगे के स्टेप वही सेम चलेंगे, ETS के बाद ऑक्सफॉल्स। करेक्ट। नाउ यू हैव टू टेल मी द टोटल नंबर ऑफ ATP प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ग्लिसरॉल ऑक्सीडेशन क्विकली गाइस। अब हम इतने क्वेश्चन कर चुके हैं तो मुझे इसका आंसर सही चाहिए फटाफट से। Yes, guys. What's coming up the response? 24 ATP. 24 ATP. Fine. 22. 22. Okay. Yes, next. Sorry, ma'am, 23. 23. 23. Sure, everyone? Ma'am, 1 second. Now, अगर मुझे PGAL गिवन है एंड मैंने पे ऑफ फेस कराया है तो मुझे यहां से कितने ATP, 2 ATP और एक NADH प्लस H प्लस, राइट? क्या बन गया, पायरुवेट। पायरुवेट से लिंक रिएक्शन, 1 यूनिट ऑफ NADH प्लस H प्लस। हमने ATP को 2 लिया तो NADH को भी तो 2 लेंगे ना। 26। ऐसे बच्चे पे ऑफ में तो 2 ATP अलग अलग स्टेप पे बनते हैं ना, एक PGL से 4 ATP बनते हैं ना। क्या हो गया, याद आ रहा है? हाँ जी, अच्छा, हाँ जी मैम, ठीक है। आ गया याद, राइट। अगर हम करते हैं पे ऑफ फेस तो 4 ATP बनाते हैं ना, जब आप 2 PGL लेके चलते हो। 2 को तो आप माइनस कर देते हो बाद में, लेकिन एक्चुअली PGL से तो 2 ही ATP बन रहे हैं ना। यस मैम, करेक्ट। नाउ क्रेब्स साइकिल के टाइम 3 NADH प्लस H प्लस, FADH2 and ATP. Can I cancel out this ATP? इस ATP को कैंसिल कर दूं? क्यों? Tell me. क्योंकि मैं तो यूज हो रही है यहाँ ना कंज्यूम भी तो हुआ। फॉस्फेट पे। हाँ, Yes. ठीक है, राइट। नाउ अब मैं टोटल काउंट करूं तो NADH 1 2 3 that is 5 and 6, 6 बने, राइट? तो 6 यूनिट ऑफ NADH प्लस H प्लस 1 यूनिट ऑफ FADH2, 6 into 3 plus 2, 20. That's it. और इसके अलावा और कुछ करना है ऐड, या इतना ही बहुत है? मैम हाँ, मैम किसको ऐड करूं? ये ATP को कैसे कट करा आपने? अगर मैं यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं 3 ATP ले लेती, चलो 3 ATP मैंने ले लिए, ठीक है, 2 ये वाले और 1 ये वाले, एक ऊपर कंज्यूम भी तो हुआ था, हटाती ना उसको, तो मैंने उसको कैंसिल अप कर दिया। समझ आया? चलो, अगर कैंसिल नहीं समझ आता, कैंसिल से प्रॉब्लम हो रही है, फिर स्टेप क्लिक करवा दो मैम। वो कहाँ पे? अच्छा, ये वाला मैम। हाँ, और ग्लिसरॉल से जो ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट बन रहा है, ठीक है मैम। अब समझ आया सबको? यस मैम। गॉट द पॉइंट एवरीवन? 22 ATP कैसे आए? 23 जो आ रही थी उसमें ATP कैंसिल करना भूल गए थे ना, ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके गाइस, कंप्लीट विद दिस। ग्लिसरॉल का पूरा ब्रेकडाउन समझ आ गया?
राइट, क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है क्योंकि एनसीईआरटी ने ना ग्लिसरॉल से डीएचएपी का एक एरो बना रखा है और फिर डीएचएपी को ग्लाइकोलाइसिस में एंटर करा रखा है। बस एनसीईआरटी तो इतना करके छोड़ देती है, दिक्कत कर देती है बच्चों से। क्या बच्चा? मेरे को एक तो आपकी आवाज कटी हुई आ रही है, प्लस उसके अलावा मैं ये बता देती हूँ, मैं यहाँ पर ये कैंसिल वाला एटीपी हटा देती हूँ, बाद में कंफ्यूजन ही नहीं करेगा। ये एटीपी, ये एटीपी, ठीक है, ये मैंने 3 ऐड किया है ना आपने। हाँ, ये देखो मैंने क्या किया है यहाँ पर, 1 NADH, 2 NADH, 3, 5 और 6 NADH हो गए, 1 FADH2 हो गया और 3 ATP हो गए। ठीक है, तो अब मेरे पास बन गए यहाँ पर 23 ATP। नाउ मेकिंग द सिंपल, तो टोटल इज 23 ATP minus 1 ATP which is consumed. अब क्लियर? यस मैम। चलो राइट, अब आ जाते हैं फैटी एसिड। ओके गाइस, अब जरा फैटी एसिड की कैलकुलेशन ध्यान से। ये फैटी एसिड की कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ मैं इसीलिए करा रही हूँ, नीट में नहीं आया प्रोसेस ये कभी, एम्स में आ चुका है और एक ही के लिए आता है, C16 फैटी एसिड के लिए पूछता है, सिर्फ एक का ही करना है। राइट, कि हम कैसे करते हैं, क्योंकि अब नीट और एम्स कंबाइंड है तो डोंट लो पेपर का लेवल क्या आता है, वैसे तो लेवल इतना हाई आने वाला है नहीं, बट स्टिल राइट वी डोंट हैव टू मेक इट कि हम कोई लूप होल रखे वहां पर। तो इसी वजह से ये फैटी एसिड का सिर्फ कैलकुलेशन में अभी करूंगी, प्रोसेस में बताऊंगी, याद नहीं रखना आपको प्रोसेस, आपको सिर्फ लास्ट के नंबर याद रखना है। ठीक है, राइट नाउ फैटी एसिड। अब हमने कहा वी हैव टेकन अप द C16 फैटी एसिड, सिर्फ एक ही फैटी एसिड लेंगे बेटा, क्योंकि हर फैटी एसिड के लिए फॉर्मूला अलग अलग हो जाता है। राइट, इवन के लिए अलग होता है, ऑड के लिए अलग होता है, तो वी जस्ट टेक द C16 फैटी एसिड। C16 फैटी एसिड को सबसे पहले हम एंटर कराएंगे इन माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि फैटी एसिड के ब्रेकडाउन का पूरा प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। राइट, मैंने इसको C16 फैटी एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कराया और एंटर होने के बाद ये एक्टिव फॉर्म में चेंज हो गया और इसकी एंट्री के टाइम 2 ATP कंज्यूम किए 2 ADP प्लस PI में, एक के लिए फॉर सिंगल फैटी एसिड के लिए 2 ATP कंज्यूम करते हैं हम इसको माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करने के लिए। एक्चुअली ATP AMP में कन्वर्ट होता है, बट सिंपली राइटिंग इट कि ATP हमने 2 यूज किए हैं और हमने उसे माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करा दिया। अगर आपको एक माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन ध्यान हो तो हम बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड कराते हैं। यस मैम। एंड बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड हम लिखते ही है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, हमने C16 फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन करा दिया, विच इज अ टोटल 11 स्टेप रिएक्शन प्रोसेस, नहीं करने 11 स्टेप आपको। राइट, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स दिस प्रोसेस इज गोइंग टू हैपन विच इज कॉल्ड बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। राइट, and this beta oxidation of fatty acid for C16 it is producing 8 unit of acetyl coenzyme, 8 यूनिट एसिटाइल कोएंजाइम ए के प्रोड्यूस हुए, 7 NADH प्लस H प्लस बने और साथ ही आपके FADH2 बने। दिस इज द कंप्लीट आउटपुट। राइट, C16 था तो ऑब्वियस सी बात है 16 कार्बन है, एसिटाइल को कितने कार्बन का होता है, 2 कार्बन हो गए, कार्बन बैलेंस आ गए, 16 कार्बन बाहर, 8 एसिटाइल को के फॉर्म में, 7 NADH प्लस H प्लस और 7 FADH2 हमने यहाँ पर बाहर निकाल दिए। जो एसिटाइल कोए हैं वो एंटर कर गए हमारे पास किस में, क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल से हो गया हमारे पास ETS प्लस ऑक्सफॉस। फाइनली वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ द ATP यूनिट्स विद अस। राइट, नाउ यू हैव टू टेल मी द टोटल ATP फॉर्म गाइस। प्रोसेस आपको मैंने बताया, अब आप ATP मुझे काउंट करके बताओगे जल्दी से, द टोटल नंबर ऑफ ATP प्रोड्यूस्ड। टोटल नंबर ऑफ ATP कितने बनते हैं,
that you need to do. मैम ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ बहुत ज्यादा आएंगे, कोई बात नहीं, बहुत ही ज्यादा है। तभी तो करेंगे कि हम लिपिड्स में फैट से सबसे ज्यादा एटीपी बनते हैं, ये कंक्लूड ही तो करना है हमें। मैम 45 बनेंगे क्या? ना 100 से ज्यादा बनेंगे। मैम 100 से ज्यादा है। 100 से ज्यादा एटीपी, हाँ 129, दैट्स राइट। 129 बहुत ज्यादा बनेंगे एटीपी के नंबर, तभी इसमें एंड में मैं कंक्लूजन आपको पढ़ाऊंगी कि लिपिड्स आर द वेरी गुड सोर्स ऑफ एटीपी एंड द हाईएस्ट एनर्जी गिवर ऑफ एटीपी। नाउ इन दिस कंडीशन हमने कहा यहाँ पर 8 एसिटाइल कोए हैं, पहले तो इसी को बैलेंस कर लेते हैं। 8 एसिटाइल कोएंजाइम में कितनी बार क्रेब्स साइकिल चलाएंगे? 8 बार क्रेब्स साइकिल। अच्छा मैम ये नहीं 131 बनते हैं। 24 NADH बन जाएंगे फिर। हाँ, अब मेरे पास 3 NADH एक से बनते हैं तो 24 इससे बना दो, राइट। 8 FADH2 बना दो और 8 ही क्या बना दो ATP। Am I right? Now टोटल नंबर, अब मैं अगर टोटल नंबर काउंट करूं तो 24 प्लस 7 NADH प्लस H प्लस, यस मैम, राइट, प्लस 15 FADH2 यस मैम, प्लस 8 ATP। 8 ATP। तो अब मेरे पास काउंट कितना आ गया? टेल मी कितना आ रहा है टोटल करके? अभी करेंगे, -2 पे भी आएंगे, डोंट वरी, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। 140 आ रहा है? नहीं 131 आएगा जहां तक मेरी कैलकुलेशन आ रही है। 131 आएगा मैम। 131 ATP आएगा। जस्ट 2 मिनट। अभी कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। Yes, ma'am. Now the final number of ATP equals to 131 minus 2, और ये दो कौन है? which are consumed during activation. एक्टिवेशन, यस मैम। Right? Answer is 129. Yes, ma'am. That's 129. right. अब आप सोचो 1 ट्राइग्लिसराइड, मैंने एक ट्राइग्लिसराइड लिया, इक्वल्स टू ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड, है ना। ग्लिसरॉल इक्वल्स टू 22, 3 into 129. This is the total count. Therefore, lipids are the highest energy giver among respiratory substrate. ये सबसे सिंपलेस्ट लिया है मैंने, एंड एवरीवन नो इट्स सबसे सिंपलेस्ट होता है ट्राइग्लिसराइड्स। मैम हाँ जी, मैम अगर इनका एनर्जी आउटपुट इतना ही ज्यादा है फिर भी बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स को क्यों प्रेफर करती है? क्योंकि मेम्ब्रेन लिपिड्स की बनी होती है। मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड्स, राइट। अ नंबर ऑफ स्टेरॉइडल हार्मोन्स आर मेड अप ऑफ लिपिड्स। कार्ब्स तो कोई भी बायोमोलिक्यूल की, कोई भी कार्ब्स ऐसा कोई बायोमोलिक्यूल नहीं है जो एक्चुअली सबसे मेन कंपोनेंट है किसी भी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द सेल का, राइट। अगर सेल को बार बार इंटरफेस करना है, सेल को बार बार डिवीजन करना है, तो उस सेल को तो मैम के पास आ रही है? नहीं 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 आ रही। नहीं आ रही। आज फिजिक्स का ब्लड क्लास है। सर ने बताया तो था। RM11 में तो कैंसिल हो गई। आप लोगों को अभी कैंसिल हुई है ना, शाम का नहीं पता। कैंसिल क्यों हुई थी? सर की तबीयत ठीक नहीं है, फीवर है। फिर तो हमारा अलग क्लास भी होगी ना। हाँ, वैसे अगर सर को लेना होगा तो ग्रुप पे नोटिफिकेशन दे देंगे।
हमारे पास इट विल गो फॉर हाईली एंड हाईली, किसका यूटिलाइजेशन करे, किसका सिंथेसिस करे, लिपिड को बनाए और लिपिड को स्टोर करके रखे। समझ आया पॉइंट? ओके मैम राइट। और लिपिड्स के ऑक्सीडेशन की वजह से कीटोन्स का भी प्रोडक्शन होता है ना, जो कि टॉक्सिक होते हैं। हाँ, लिपिड्स के, लेकिन हर एक के नहीं, प्लांट्स के अंदर नहीं होता, एनिमल्स में होते हैं। ओके मैम। राइट, क्योंकि दोनों में थोड़ा प्रोसेस अलग हो जाता है, तो हम एक जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं कह सकते, बट ये से कि इन एनिमल्स कीटोन प्रोडक्शन होता है। यस मैम। राइट, ओके गाइस, तो कंप्लीट यहाँ तक समझ आ गया सबको प्रोसेस अच्छे से? राइट, और अगर हम बेटा ब्रेक डाउन करते हैं प्रोटीन्स का, राइट, तो ऑन द बेसिस ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ द प्रोटीन, अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं प्रोटीन का, तो प्रोटीन क्या है हमारे पास? प्रोटीन इज बीइंग दी मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स ओनली। राइट, और अगर हमारे पास प्रोटीन अमीनो एसिड का बना है तो इट डिपेंड कितने अमीनो एसिड हैं, और प्लस प्रोटीन को अगर ब्रेक करना है तो सेल को बहुत सोचना पड़ता है, क्योंकि प्रोटीन इज अ मेन यूनिट है, सबसे मेजर यूनिट है प्रोटीन। राइट, तो ये तो सबसे लास्ट चॉइस है सेल के लिए वैसे भी। राइट, तो प्रोटीन सोल्यूबलाइजेशन पे हमारे पास क्या बनाएगा? इट विल फॉर्म द अमीनो एसिड, एंड अमीनो एसिड को ब्रेक करके वी कैन ईदर लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ, हम किस किस के फॉर्मेशन कर सकते हैं? We can either lead to the formation of pyruvate, or we can go for the formation of the alpha ketoglutarate, or we can go for the formation of the oxaloacetate. इन तीनों में से किसी भी एक की हम कोई भी अमीनो एसिड बना सकते हैं। जैसे अगर आप सबको ध्यान हो तो जब हम एक अमीनो एसिड ट्रांसएमिनेशन करते थे तो हम एस्पार्टेट पढ़ते थे, और एस्पार्टेट किससे बनता था? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, ऑक्सैलोएसिटेट। राइट, जब हम ग्लूटामेट पढ़ते थे तो ग्लूटामेट हमारे पास किससे बनता था? अल्फा कीटोग्लूटरेट से। राइट, तो वो ये बना देगा। जब हमने फोटो रेस्पिरेशन पढ़ा सीरीन, तो सीरीन से हमने बनवाया था हाइड्रोक्सी पायरुवेट, और हाइड्रोक्सी पायरुवेट से हम क्या बना सकते हैं? पायरुवेट। तो बाय दिस प्रोसेस वी कैन गो फॉर द होल स्टेप, और पायरुवेट हमारे पास किस में एंटर कर जाएगा? लिंक रिएक्शन, मूविंग फॉर एसिटाइल कोए, और एसिटाइल कोए फाइनली किस में एंटर कर जाएगा? in the process called Krebs cycle, finally ETS and OXPHOS, right, और ultimately हमारे पास synthesis किसका हो जाएगा? ATP, correct? तो generalized process तो यही है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर देखूं तो I can let the entry of alpha ketoglutarate into the Krebs cycle and oxaloacetate into the Krebs cycle. Process ऐसे ही चलेगा, right? तो ये हमने कहा this is being the one whole step which is for the glucose, proteins solubilization and the breakdown. अगर क्वेश्चन में प्रोटीन का ब्रेकडाउन पूछा गया आपसे, एंड आपके पास तीन चॉइसेस, आपको पता है कि पायरुवेट भी हो सकता है, अल्फा कीटोग्लूटरेट भी हो सकता है, ऑक्सैलोएसिटेट भी हो सकता है, और तीनों ऑप्शन में दे रखे हैं, आप किसको सेलेक्ट करोगे? यू विल सेलेक्ट पायरुवेट, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी पायरुवेट लिखती है। फाइन, ऑल ऑफ दीज दे रखा है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो मिलेगा नहीं ऑल ऑफ दीज आपको। राइट, बट स्टिल राइट, अगर ऑप्शन 3 आपको दे रखे हैं, यू हैव टू सेलेक्ट वन, यू हैव टू गो फॉर पायरुवेट, क्योंकि नीट में क्वेश्चन ऐसा आ चुका है, दैट्स व्हाई। राइट, इसीलिए मैंने आपको बताया पॉइंट, ये ध्यान रखना। अब अगर मैं आपसे सिंपल सा एक पॉइंट पूछूं, व्हाट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन ब्रेकडाउन? राइट, ये ध्यान रखना, अगेन नीट का बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन। अगर मुझे इन तीनों का ब्रेकडाउन करना है तो मेरे पास कनेक्टिंग लिंक इनका एसिटाइल को है, क्योंकि अगर मैं किसी को भी ब्रेकडाउन करा रही हूँ, मैं क्रेब्स साइकिल तो कराऊंगी, उसके लिए एसिटाइल को तो बनेगा ही बनेगा। राइट, सो ऑलवेज एंड ऑलवेज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कार्ब्स, लिपिड्स एंड द प्रोटीन ब्रेकडाउन, दैट इज गोइंग टू बी द एसिटाइल कोएंजाइम ए। राइट, याद रहेगा ये पॉइंट सबको? Understood till here, everyone? Yes, completed with the whole process. Now moving to the last topic for the chapter. हाँ जी मैम, ये प्रोटीन्स वाला ये क्वेश्चन है, इसमें मैम प्रोटीन्स जो है वो रेस्पिरेटरी पाथवे को पायरुवेट के फॉर्म में एंटर कर सकते हैं, है ना? उसी में ही एंटर करते हैं। और मैम डीएमिनेशन प्रोसेस के थ्रू? डीएमिनेशन तो प्रोसेस हो गया रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप। ओके वो मैम, तो चाहे पायरुवेट करो, अल्फा कीटोग्लूटरेट करो, ऑक्सैलोएसिटेट करो, ऑल प्रोसेस आर डीएमिनेशन ओनली। अमीनो ग्रुप NH2 का हटना और एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिक एसिड का बनना, दैट इज डीएमिनेशन। ओके मैम, एसिटाइल CoA के थ्रू कर सकते हैं? एसिटाइल CoA ये डायरेक्टली नहीं बनाते। ओके मैम, एंड मैम फॉर्म पायरुवेट एंड देन
एंड मैम अल्फा कीटो ग्लूटारेट के थ्रू कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, अल्फा कीटो ग्लूटारेट बनता है ग्लूटामेट। एंड मैम किस प्रोसेस के थ्रू? जैसे वही नॉर्मल डी सिंपल आपका अल्फा कीटो ग्लूटारेट बना, क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाएंगे और अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो होगा आपका वो ग्लूटामेट जो है अल्फा कीटो ग्लूटारेट बनाएगा बाय ट्रांसएमिनेशन। ओके मैम। चाहे आप ट्रांसएमिनेशन करा दो चाहे आप डीएमिनेशन करा दो। जैसे आपको याद है बच्चा हम लोग पढ़ रहे थे रिडक्टिव एमिनेशन, जब हमने ग्लूटामेट बनवाया था, अमीनो एसिड सिंथेसिस कराई थी मिनरल चैप्टर में, तो हमने एक स्टेप पढ़ा था रिडक्टिव एमिनेशन, जहां पर आप NH4+ को एक ऑर्गेनिक एसिड में डालते हो ताकि अमीनो एसिड बना सको। उसी का उल्टा प्रोसेस को क्या नाम देते हैं? डीएमिनेशन। डीएमिनेशन का मतलब डी मींस रिमूवल, अमीनो ग्रुप का रिमूवल। एक अमीनो एसिड उसमें से NH4+ हटेगा तो NH4+ बाहर एज अ प्रोडक्ट निकलेगा और उसी के साथ आपका एक ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा। That process is called deamination. Okay, ma'am. समझ आ गया सबको point? Yes, Understood here? Yes, right? ma'am. Yes, ma'am. Good. Now moving to the last topic, बचा respiratory question. Now what is this respiratory question? Respiratory question क्या होता है हमारे पास? Respiratory question to all the we can say RQ value, right? It's an index parameter. ये एक index parameter है defining oxidation of respiratory substrate with release of CO2. CO2 के रिलीज के साथ जो ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को डिफाइन करने के लिए एक इंडेक्स पैरामीटर है, दैट इंडेक्स पैरामीटर इज कॉल्ड एज द RQ वैल्यू। हम RQ को कैसे कैलकुलेट करते हैं? RQ is calculated as volume of or units of CO2 evolved. कितने यूनिट CO2 के आपने इवॉल्व किए? टू वॉल्यूम और यूनिट्स ऑफ, हमारी एनसीईआरटी वॉल्यूम लिखती है लेकिन हम काउंट इसको यूनिट्स में करते हैं। O2 यूटिलाइज्ड, कितनी ऑक्सीजन यूटिलाइज हुई और कितना CO2 इवॉल्व हुआ, इस वैल्यू को हम नेम देते हैं एज RQ वैल्यू, राइट। जहां पर हम सिंपल कहते हैं इफ आई टॉक अबाउट राइट एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, राइट, और एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ ग्लूकोज, राइट। तो अगर मैं एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज का कर रही हूं तो आई नो दैट हमने एक इक्वेशन लिखी थी दैट ग्लूकोज प्लस 6 O2 will result in the synthesis of 6 CO2 plus 6 H2O plus 38 ATP plus energy, राइट एवरीवन, यही इक्वेशन लिखी थी एंड में हमने। तो अब अगर मैं इसका RQ निकालती हूं तो RQ कितना आ गया? 6 यूनिट ऑफ CO2 डिवाइड बाय 6 यूनिट ऑफ O2, दैट इज इक्वल टू 1. We directly get the RQ as equal to 1, right? So always remember for carbohydrate, the ultimate respiratory substrate is glucose only. That's why the RQ is 1, right? RQ कितना आएगा हमारे पास? Equal to 1, correct? अगर मैं मान लो anaerobic respiration कराती हूँ, if I go for anaerobic respiration of glucose, अब मेरे पास RQ कितना होगा? तो पहली बात तो मैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन तो करा नहीं सकती। आई हैव टू गो फॉर इथेनॉलिक, क्यों? क्योंकि इथेनॉलिक में CO2 निकलेगा और मैं तो लैक्टिक एसिड में तो निकला नहीं। तो CO2 तो भले ही मेरे पास 2 निकल गए लेकिन O2 तो 0 इन्वॉल्व है ना, 0 O2 यूनिट्स है, तो इसका मतलब वैल्यू कितनी हो गई? 2, इनफाइनाइट। 2 by 0 equals to infinite. समझ आ गया ना पॉइंट, राइट। तो RQ वैल्यू ऑफ द ग्लूकोज फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन इज गोइंग टू बी इनफाइनाइट, राइट। नाउ इफ वी विल से बेटा, तो हमने कहा यहाँ पर RQ वैल्यू ऑफ लिपिड्स इक्वल्स टू 0.7, ट्राइपाल्मिटिन दे रखा है एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल, इक्वेशन भी लिखी है उसकी, याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ RQ वैल्यू याद रखना, राइट। फॉर प्रोटीन्स इट इज 0.9, right, and for organic acid it is greater than 1, where for malic acid it is 1.33 and for oxalic acid it is 4. Now the point is, ये हमने कैसे प्रेडिक्शन कर लिया कि लिपिड का इतना, प्रोटीन का इतना, ये तो चलो हमने कैलकुलेट किया होगा,
वी हैव कैलकुलेटेड इट, बट आपको ठीक है कैलकुलेशन नहीं पढ़नी, लेकिन एक आइडिया तो पता होना चाहिए ना कि क्यों वैल्यू 1 से कम आ रही है या क्यों वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है। तो अब लॉजिक बहुत ध्यान से समझना। इफ वी विल से आपने कोई रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट लिया, उस रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट लिया is having C/O ratio, that is carbon to oxygen ratio, उस रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की लेस देन 1 है। इसका मतलब C/O is less than 1 मीन्स क्या ज्यादा है इसमें? ऑक्सीजन मोर नंबर ऑफ ऑक्सीजन यूनिट्स। अगर ऑक्सीजन यूनिट्स इसमें ज्यादा हैं, खुद रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के पास ज्यादा है, तो इट हैज लो और लीस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरमेंट। एक्सटर्नल एनवायरमेंट से फॉर रेस्पिरेशन इसको ऑक्सीजन कम चाहिए, क्योंकि आप तो एरोबिक एनवायरनमेंट में करा रहे हो, तो एरोबिक एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन है ही, लेकिन इसको बाहर से ऑक्सीजन कम चाहिए। अगर बाहर से ऑक्सीजन कम चाहिए बेटा, तो आरक्यू वैल्यू क्या होता है मेरे पास? दैट इज CO2/O2, CO2 इवॉल्व्ड टू O2 यूटिलाइज्ड। अब अगर मैंने कह दिया कि मेरे पास O2 यूटिलाइज्ड कम है, इसका मतलब मेरी आरक्यू वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 1। सिंपल मैथ्स लग रही है, ठीक है, राइट। अब अगर मैंने कहा इसी की वाइस वर्सा कंडीशन, ध्यान से, इफ आई से रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज हैविंग C/O रेशियो ग्रेटर देन 1, इसका मतलब इट इज डेफिशिएंट इन सेल्फ ऑक्सीजन यूनिट। अपनी खुद की O2 यूनिट्स इसमें क्या है? कम। तो क्या बाहर से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है? हाई नंबर ऑफ O2 रिक्वायर्ड फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमारे पास ज्यादा नंबर ऑफ O2 चाहिए। अगर ज्यादा नंबर ऑफ O2 चाहिए तो RQ में CO2 इवॉल्व्ड बाय O2 यूटिलाइज्ड, तो O2 यूटिलाइज ज्यादा हो गया ना, और अगर डिनोमिनेटर ज्यादा तो आरक्यू वैल्यू 1 से कम या 1 से ज्यादा? कम। कम। अब समझ आया? अब मुझे ये समझाओ कि अगर कोई लिपिड यूनिट है, तो लिपिड यूनिट के अंदर जो फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं, सबको मेन पता है फैटी एसिड के अंदर क्या होता है फॉर्मूला? CnH2nCOOH। एम आई राइट? क्या उसके अंदर ऑक्सीजन बहुत कम है? 2 यूनिट तो हैं ऑक्सीजन के, बाकी यूनिट तो कार्बन के, हाइड्रोकार्बन के ही। अगर ऑक्सीजन की यूनिट कम है, इसका मतलब बाहर से ऑक्सीजन ज्यादा यूज करेगा, इसका मतलब आरक्यू क्या हो गया? 1 से कम। करेक्ट। अगर मैं किसी ऑर्गेनिक एसिड की बात करूं, तो ऑर्गेनिक एसिड के पास 2 COH ग्रुप होते हैं। डबल COH हो गए तो कार्बन से ज्यादा तो ऑक्सीजन ही हो गए ना उसके पास। कितने ऑक्सीजन हो गए? 4। जितने ज्यादा ऑक्सीजन, बाहर से ऑक्सीजन उतना कम चाहिए। आरक्यू की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास? ग्रेटर देन 1। वहीं पर हमने मैलिक एसिड की वैल्यू, ऑक्सैलिक एसिड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 कर दी। नाउ एवरीवन क्लियर विद दिस, राइट? अब बताओ ग्लूकोज के लिए आरक्यू 1 क्यों था? सिर्फ फॉर्मूले से मुझे बताना। मैंने पूरा इक्वेट नहीं किया फॉर्मूले से। क्या उसका कार्बन बाय ऑक्सीजन इक्वल टू 1 है? C6H12O6। यस मैम। ना तो बाहर से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, जितना ऑक्सीजन है खुद यूज करेगा और खुद CO2 की फॉर्म में उसे लिबरेट कर देगा, तो आरक्यू वैल्यू किसके इक्वल होगी? इक्वल टू 1। गॉट द पॉइंट? अंडरस्टूड? Right? Good. So this is where we end up the whole chapter, cellular respiration in plants. Right? Completed with this, guys? Yes, ma'am. Done है ये part अच्छे से? Good. Right. अच्छा, RM10 का जो डाउट सेशन था बच्चा, right? I'm going to take your doubt session on Friday instead of today, right? क्योंकि आज 1:45 से एक मीटिंग है, तो डाउट हो नहीं पाएगा। एंड आपके नेक्स्ट वीक से क्लास के टाइमिंग भी चेंज हो जाएंगे, तो आई विल अपडेट यू अबाउट दिस, राइट? कि नेक्स्ट वीक से क्लास टाइमिंग्स क्या हो जाएंगे आपके, तो उससे रिगार्डिंग क्लास टाइमिंग्स। हाँ, रेगुलर क्लास टाइम नहीं, रेगुलर क्लास टाइम। एक्स्ट्रा क्लास वही रहेगी सैटरडे संडे जो होती है,
रेगुलर क्लास टाइमिंग भी आपके चेंज हो जाएंगे. सो देयर इज सम चेंजेस गोइंग टू हैपन, राइट, दैट आई विल टेल यू, राइट, और यू विल बी गेट इन्फॉर्म्ड ओवर द ग्रुप ओनली, राइट. टाइमिंग ही चेंज होंगे, रहेगी क्लास यही 2 जैसे होती हैं, ड्यूरेशन भी यही रहेगी, बट मोस्ट प्रोबेबली टाइम आपके 10 के बाद के हो जाएंगे, क्योंकि अब इवनिंग बैचेस हमारे शुरू हो क्लासेस ऑफलाइन होने वाली है क्या? अभी तो आपकी क्लास ऑफलाइन नहीं होगी फेब में, देखते हैं मार्च में आगे क्या सीन बनता है, बट नॉट टिल नाउ. फेब में तो नहीं है, मार्च में लेट्स सी क्या नोटिफिकेशन आएगा. हाँ जी मैम, जैसे हमारा 11th का सिलेबस अब खत्म हो गया ना, तो अब हम इसका रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या रखें अपना? रिवीजन स्ट्रेटजी आपको सबसे पहले प्लान फिजियो कंप्लीट करनी है. द वेरी फर्स्ट थिंग, 5 चैप्टर प्लान फिजियोलॉजी के ऑन द टिप्स हो जाने चाहिए जब तक हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट खत्म करेंगे, राइट. क्योंकि माय टारगेट इज कि फेब के अंदर अंदर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म करके और उसी के साथ जो जेनेटिक्स हमारा चल रहा है, राइट, वो भी 75% खत्म कर दें, राइट, ताकि मार्च जो है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जो जेनेटिक्स आपका चल रहा है वो खत्म होगा, मॉल बायो खत्म होगा, और फिर एंड वाले चैप्टर्स, राइट. क्योंकि एंड वाले चैप्टर्स में इतना टाइम नहीं लगेगा, इकोलॉजी थोड़ा टाइम लेगा, राइट, लेकिन स्ट्रैटेजीज माइक्रोब से छोटे छोटे चैप्टर्स ही हैं, क्योंकि उसमें याद करने वाला पार्ट आपका ज्यादा है, तो सबसे मेन फोकस जो रहेगा वो मॉल बायो तक है, राइट मैम. इसीलिए मैम अभी से प्लांट फिजियो पे ध्यान देना. प्लांट फिजियो पहले मेन ये 5 चैप्टर खत्म करें, राइट, क्योंकि बेटा डाइवर्सिटी क्वेश्चंस को कैसे रिवाइज करेंगे हम? जैसे पैकेज के अभी क्वेश्चंस तो सारे हो गए मैम, जैसे डाउट्स वगैरह सब क्लियर हो जाएंगे, फिर अब रिवीजन के वक्त क्वेश्चंस कैसे हम करें रिवाइज? रिवीजन के टाइम रैंडमली क्वेश्चन उठाओ, राइट, जो मैंने पहले भी आप लोगों को ट्रिक बताई थी, राइट. जैसे आपने लेट्स सपोज पैकेज 1 पूरा रिवाइज कर लिया है, पैकेज 1 अपने घर में कोई भी हो उसको दे दो, तो बोलो रैंडमली हर पेज से कोई ना कोई क्वेश्चन मार्क कर दे, राइट. यू वोंट मार्क द क्वेश्चन, लेट इट मार्क फ्रॉम समवन एल्स एंड सॉल्व दैट क्वेश्चन ऑन द टाइमर बेसिस, एंड आई गारंटी यू करे हुए क्वेश्चन को भी दोबारा गलत करोगे, 2-3 क्वेश्चन गलत करोगे, हो जाते हैं क्वेश्चन जो भी दोबारा डाउट हो जाते हैं, बिल्कुल आराम से आएंगे, तो फिर से क्लियर करना पड़ेगा ना. तो ये प्रैक्टिस अगर अभी से शुरू कर दोगे तो क्लासेस के साथ साथ हो जाएगा. मैम एक बार जब सारा हो जाएगा तो हम जैसे अभी क्लास प्लांट फिजियोलॉजी जब खत्म हो जाएगा तो उसके सारे डाउट्स ले लेते हैं एक बार. हाँ, अब मैं आपका ऐसा करूंगी कि क्योंकि हमें इवनिंग वाली क्लास 2 दिन फ्री हो जाएंगी नेक्स्ट वीक से, इस वीक थोड़ा सा बर्डन ज्यादा ही, इवनिंग वाली क्लास खत्म करनी है मुझे, तो नेक्स्ट वीक से आपका इवनिंग में मैं हर बैच का एक स्लॉट दूंगी डाउट डिस्कशन का. हम प्रीवियस चैप्टर्स का भी, सिर्फ प्रीवियस चैप्टर जो भी पूछना है आपने डाउट्स, व्हाटएवर डाउट्स यू पीपल आर हैविंग, राइट, दैट्स एन ओपन डाउट डिस्कशन, राइट. यू जॉइन, यू सॉल्व योर डाउट्स एंड यू कैन लीव. हम आपको बोल रहे थे डाइवर्सिटी के बारे में. हाँ, मैं ये कहती डाइवर्सिटी अभी मत रिवाइज करना, अभी रिवाइज करोगे फिर से डाइवर्सिटी मतलब प्लांट बायोलॉजी क्लासिफिकेशन. हाँ, चाहे एनिमल डाइवर्सिटी है चाहे प्लांट डाइवर्सिटी है, रिवाइज देम जब मॉल बायो हो जाए उसके बाद, क्योंकि अगर पढ़ के रिवाइज करना टाइम वेस्ट ही है. हाँ, वो टाइम वेस्ट है, अभी रिवाइज करना. टेम्परेरी याद रहते फिर भूल ही जाते हैं, वो सभी भूल जाते हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है, तो इसलिए अभी रिवाइज करके टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. अभी वो चैप्टर रिवाइज करो जो आपको आगे तक हमेशा याद रहेंगे. बिल्कुल, अभी प्लांट फिजियो कंप्लीट करनी है, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, राइट, जिसको भूल नहीं सकते आप, जो हमेशा दिमाग में फीड हो जाते हैं ऐसे चैप्टर्स, राइट. प्लांट फिजियो मार्च में करोगे, मॉल बायो, प्लांट फिजियो के सॉरी प्लांट डाइवर्सिटी एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जब मॉल बायो जाएगी उसके बाद, ठीक है, राइट. नाउ Smash the like button and also subscribe Mystery Notebook.